हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रीमिज़म। एक्सट्रीमिज़म क्या होता है, राइट? तो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, एक्सट्रीमिज़म की डेफिनेशन क्या है, एक्सट्रीमिज़म के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स कौन से होते हैं, ठीक है, और उनमें डिफरेंसेस क्या है, बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस डिफरेंट फॉर्म्स में क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि एक्सट्रीमिज़म डेवलप होता है। किसी भी कंट्री के लिए एक्सट्रीमिज़म होना ये बहुत ही ख़तरनाक है। हम ये पूरा प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से पर्टिकुलर रीजंस हैं कि कंट्री में एक्सट्रीमिज़म लोगों के अंदर आने लगता है, ऐसी भावना आने लगती है कि वो इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं कि वो सोसाइटी को हार्म करने लगते हैं। ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ हैं, बेसिक रूट कॉजेज़, कि एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट प्रमोट होता है, इसका फिर सोसाइटी पर या लोगों पर क्या इम्पैक्ट है, और ऐसे में क्या सॉल्यूशंस यूज़ करने चाहिए गवर्नमेंट को या लोगों को कि वो एक्सट्रीमिज़म को टैकल कर सकें। फाइनली हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले जानिए एक्सट्रीमिज़म की डेफिनेशन को। एक्सट्रीमिज़म ये कहता है कि किसी भी तरीके का एक्सट्रीम, ऐसा एक्सट्रीम स्टेप जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो, सोशली इन्फ्लुएंस्ड हो, या अपनी रिलीजियस आइडल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो या इन्फ्लुएंस्ड हो, और वो इस तरह से हो कि सोसाइटी में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अंडरमाइन करे। मतलब अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होना कि सोसाइटी के, स्टेट के जो बेसिक फीचर्स हैं उसको हम बिल्कुल दरकिरार कर दें और हम बोलें कि जो हम कहते हैं वो बिल्कुल सही है, या हम अपने सोशल और रिलीजियस आइडल्स को प्रमोट करें। और ऐसा करने के लिए हम वॉयलेंस का सहारा लें, हम इलीगल मेथड्स का सहारा लें, और फाइनली अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने में लग जाएं। और उसके लिए क्या उठाएंगे? हम आर्म्स उठा लेंगे। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि फंडामेंटल जो एक्सप्रेशन है लोगों का और कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ हैं उन सभी को हम क्या कर देंगे? साइड कर देंगे। तो कोई भी आदमी अगर एक्सट्रीम स्टेप लेता है, किसी भी तरीके के एक्सट्रीम पर है, तो एक्सट्रीम में आकर के वो अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए आर्म्स का सहारा लेगा, वायलेंस का सहारा लेगा, और सभी तरीके के जो स्टेटस अभी मेंटेन्ड है सोसाइटी का, स्ट्रक्चर का, स्टेट का, डेमोक्रेसी का, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर, उस सबको अंडरमाइन करेगा। ये आपकी सोसाइटी में इनटॉलरेंस लेके आएगा, ये आपकी सोसाइटी में वायलेंस लेकर आएगा, राइट? ठीक है। अगर हमें बेसिक एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन समझ में आती है तो हमें ये देखना है कि डिफरेंट तरीके के एक्सट्रीमिज्म कैसे होते हैं। अगर पॉलिटिको रिलीजियस फंडामेंटलिज्म टाइप ऑफ एक्सट्रीमिज्म देखें तो आप देखो रिलीजन के नाम पर टेररिस्ट एक्टिविटी को या एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करना। इसका एग्जांपल ले लेते हैं तालिबान। सिंपल है, हम इस्लाम को इतना प्रमोट करेंगे, हम इस तरह से इसको प्रमोट करते हैं कि हम बोलते हैं कि हम आर्म्स यूज़ करेंगे, चेंज लाना है तो हम आर्म्स का सहारा लेंगे, लेकिन उसके पीछे हमारा जो स्ट्रक्चर है, बेस है, वो क्या है? रिलीजन। पर चाहिए क्या हमें? पॉलिटिकल पावर, राइट? ये सिर्फ एक एग्जांपल है, और सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स में भी इस तरीके के एक्सट्रीमिज्म देखे जाते हैं। मैं किसी भी एक रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सभी रिलीजन्स की यहां बात कर रहा हूं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो जुडाइज्म हो। सभी तरीके के रिलीजन अगर एक्सट्रीम स्टेप पर आ जाते हैं और वो वायलेंस का सहारा लेते हैं तो वो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के अंडर टॉपिक में आ जाएंगे। ये एक तरीके का एक्सट्रीमिज्म होगा, राइट? सेकंड देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये इंटरचेंजेबली वर्ड यूज हो सकता है नक्सलिज्म के लिए। नक्सलाइट्स आपको पता है कि वो किस तरह से छुप करके हमला करते हैं और वो गवर्नमेंट के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। उनका तरीका वायलेंस का ही है, इस तरीके का उनका लोगो होता है। अगर आप इसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, इस तरीके का उनका स्लोगन है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्लोगन है। वैसे ये टॉपिक हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट स्टिल यू शुड नो द बेसिक्स कि नक्सलिज्म इस तरीके का स्लोगन उनका है कि सिकल है, वो फार्मर को रिप्रेजेंट करते हैं, पीजेंट्स को। इस तरह से हथौड़ी है कि वो इंडस्ट्रियल लोगों को या वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर आर्म्स। नक्सलिज्म बेसिकली 1967 के बाद इंडिया में आया, और इन लोगों का काम है कि गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना, और कौन सी? अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, कम्युनिज्म की। कम्युनिज्म आइडियोलॉजी ये कहती है कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो कौन ओन करेगा? वो सभी लोग ओन करेंगे जो उस कम्युनिटी का पार्ट है। सो इट विल बी ओन्ड बाय कम्युनिटी। मतलब कैपिटलिस्ट क्लास को हटाओ और कम्युनिटी के हाथ में सब कुछ दे दो। ये कम्युनिज्म है, और इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं नक्सलाइट्स। लेफ्ट विंग हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक्सट्रीम लेफ्ट हैं और वायलेंस का सहारा ले रहे हैं, राइट? इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ करके जीत करके जो चेंजेस लाने हैं वो सिस्टम में ला सकते हैं, लेकिन नहीं, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और वो चाहते हैं कि हम इतना एक्सट्रीम लेवल पर है कि वायलेंस के साथ मिलकर के या वायलेंस का सहारा लेकर के हम चेंजेस लेकर आएंगे सोसाइटी में। ये एक तरीके का एक्सट्रीमिज्म है। इंडिया में और साउथ एशिया कंट्रीज में, नेपाल में, इंडिया में ये प्रेवलेंट है। ओके, नेक्स्ट है टेररिज्म। टेररिज्म हम सबको पता है पूरे वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम है। ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज भी बहुत ही ज्यादा इस टेररिज्म से परेशान है। एक प्लान और एक ऑर्गेनाइज तरीका ताकि लोगों के दिमाग में एक फियर क्रिएट हो सके और अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट हो सके, वो टेररिज्म है। हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट अलग फॉर्म हो सकता है इंसर्जेंसी का। इंसर्जेंसी क्या है? एक रिबेलियन है। रिबेलियन, बगावत, किसके खिलाफ? स्टेट के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? क्योंकि वो किसी बात को लेकर के, अपनी कुछ चीज़ों को लेकर के सरकार से नाराज है कि उनको किसी भी तरीके की एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा रही है, स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है, और वो इन प्रॉब्लम्स के लिए अगेंस्ट हैं सरकार के। तो ये है इंसर्जेंसी। ये जनरली नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखा जाता है, एंड दे फॉलो गोरिल्ला वारफेयर।
छुप करके काम करते हैं, छुप करके लड़ाई करते हैं, जल्दी से एकदम अचानक से कहीं से आकर के एकदम सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक कर देते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक्सट्रीमिज्म के, लेकिन इनमें कुछ कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि टेररिज्म रैंडम लोगों पर अटैक करता है, ये रैंडम लोगों पर अटैक करके फियर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। और ये सिर्फ स्टेट के खिलाफ ही नहीं, ये लोगों के अगेंस्ट भी हो सकता है, इंटर रिलीजन भी हो सकता है, इंटर स्टेट भी हो सकता है, इंटर कंट्री या कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो टेररिज्म की कोई बाउंड्री नहीं है, टेररिज्म पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और ये बिल्कुल रैंडम है और एक प्लान और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। क्लियर। लेकिन लोगों को क्या करना है, इंटिमिडेट करना है, डराना है। इंसर्जेंसी में लोगों का सपोर्ट होता है, मतलब जो लोकल लोग हैं, जो लोकल पीपल है, उनका सपोर्ट होता है इंसर्जेंसी में। तो देयर इज अ डिफरेंस, इंसर्जेंसी स्टेट के खिलाफ ही है, वो उनका पर्पस है कि स्टेट से लड़ना। नेक्सलिज्म, नेक्सलाइट्स बेसिकली चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो पॉलिटिकल पावर में आ जाए और स्टेट को हटाएं और कम्युनिस्ट सरकार बनाएं। क्लियर। तो ये नेक्सलिज्म है। कहीं ना कहीं आप देखो, नेक्सलाइट्स या इंसर्जेंसी करने वाले लोग वो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैं, लेकिन जो टेररिज्म फैला रहे हैं, हो सकता है वो सिटीजन्स हो सकता है वो सिटीजन्स नहीं हो। क्लियर। तो ये ओवरऑल फॉर्म्स हैं और इनमें बेसिक डिफरेंस है। बाकी डिटेल में हम इनको टॉपिक्स को सेपरेटली भी पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि एक्सट्रीमिज्म कंट्री में डेवलप हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ गवर्नेंस। अगर हमारी गवर्नेंस ही अच्छी नहीं है तो प्रॉब्लम होगी कि जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट चाहती है लोगों तक पहुंचाना, वो पहुंचा नहीं पाएगी, अच्छी पॉलिसीज नहीं बना पाएगी, लोगों के अंदर एक रिसेंटमेंट आएगा और जब भी एक रिसेंटमेंट लोगों के अंदर बनेगा तो वो लोग क्या करेंगे कि स्टेट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बगावत कर देंगे या एक्सट्रीम स्टेप उठा लेंगे। अपने हक को अपनाने के लिए वो वायलेंस का सहारा ले लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है सोशो इकोनॉमिक इशूज़। सोशो इकोनॉमिक इशूज़ का मतलब ये है कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, वो पुअर है और उनको किसी भी तरीके से अगर भड़काया जाए तो वो कुछ पैसों के लिए एक्सट्रीमिज्म पर या वायलेंस को अपना लेंगे। क्लियर। तो ये ऑब्वियसली डेवलप करेगा, प्रमोट करेगा एक्सट्रीमिज्म को। ये आप देख ही रहे हैं कि स्टोन पेडलिंग की फोटोग्राफ है। स्टोन पेडलिंग जेएनके का इशू है। लोगों को कुछ पैसे दिए जाते हैं और ये बोला जाता है कि आपको क्या करना है, पुलिस फोर्सेस के खिलाफ पत्थर फेंकने हैं। नेक्स्ट है डिमांड ऑफ न्यू स्टेट। ऐसे बहुत से रीजन हैं जो चाहते हैं कि वो सेपरेट स्टेट बन जाए। तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट बना है, ऑब्वियसली आज हम जानते हैं तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट है, लेकिन बहुत पीछे हिस्ट्री है उसकी, कितनी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी कि इनको फाइनली एक सेपरेट स्टेट मिला। सही है गलत है मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं जब भी एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी आएगी तो वहां पर उस रीजन में एक्सट्रीमिज्म प्रमोट होने के पूरे चांसेस हैं। अब रेसलमा ये एक अलग रीजन बनने की बात होती है। यहाँ उत्तर प्रदेश को भी पूर्वांचल में या हरित प्रदेश में बांटने की बातें होती हैं। सौराष्ट्र विदर्भ का रीजन अलग बनना चाहता है, कहीं ना कहीं बुंदेलखंड या बागेलखंड के रीजन को हम चाहते हैं कि अलग कर दें। ऐसे वहाँ के लोग, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट स्टेप उठाने वाले लोग मानते हैं कि वो एक अलग स्टेट बनाए। मिथिलांचल, गोरखालैंड, बोडोलैंड, ये सब एग्जांपल्स हैं। बोडोलैंड का इशू तो मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इसको टैकल करने के लिए इसे ऑटोनोमस काउंसिल बना दिया गया है। राइट। नेक्स्ट है रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट। रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ये चाहते हैं कि उनका रिलीजन प्रमोट हो, उनकी आइडियोलॉजी प्रमोट हो और वो इस तरह से प्रमोट हो कि उनका रिलीजन सबसे बेस्ट है। अगर हम इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट की बात करें तो वो मानते हैं कि गॉड के ऊपर जो सोवेनिटी है वो शरिया रूल की है, सभी जगह शरिया रूल फॉलो होना चाहिए। वो खिलाफ है मॉडर्नाइजेशन के, वेस्टर्न कल्चर के, और वो ये भी मानते हैं कि जो भी कंट्रीज हैं इस्लाम कंट्रीज, वो वापस से फंडामेंटल्स ऑफ द इस्लामिक स्टेट पर आ जाए, फंडामेंटल्स सोशियो पॉलिटिकल लेवल पर जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही हो जाए। अब ऐसे में वो क्या करते हैं, इस चीज़ को, इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं, वो भी वायलेंस के। रेडिकल इस्लाम क्या होता है? रेडिकल इस्लाम मतलब है सारी आइडियोलॉजी इंफीरियर है इस्लाम के आगे। अगेन आई एम सेइंग दिस, इट इज नॉट अबाउट इस्लाम, इट इज अबाउट एनी अदर रिलीजन। कोई भी रिलीजन अगर इस तरह से स्टेप लेता है वायलेंस के तो वो फंडामेंटलिस्ट में आ जाएगा। रिसेंटली हमने एक न्यूज़ भी देखी थी कि किस तरह से फ्रांस में एक टीचर थे सैमुअल, उनको बिहेडेड कर दिया गया, उनकी गर्दन काट दी गई और वो कुछ स्टूडेंट्स ने किया। दे वर फॉलोइंग रेडिकल इस्लाम बेसिकली एंड ऐसा करते थे सैमुअल पढ़ाते हुए कि वो कुछ रिलीजियस टॉपिक्स से पढ़ाते थे तो वो कार्टून्स का यूज़ करते थे, बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे वर इंटॉलरेंट अबाउट दिस एंड दे chose the path of violence. So this is one of the step which shows that how critical some ideologies is for some people and they are extremely intolerant. Okay, next जो रीजन हो सकता है वो है एक्सटर्नल मैनिपुलेशन। किस तरीके से बाहर के लोग, बाहर की स्टेट्स, नॉन स्टेट एक्टर्स प्रमोट कर सकते हैं अंदर के लोगों को और उनको भड़का सकते हैं जस्ट बिकॉज उनके अंदर एक रिसेंटमेंट है। अगर उनके अंदर रिसेंटमेंट है तो उन्हें कुछ पैसों का लालच देकर, उन्हें कोई जॉब अपॉर्चुनिटी का लालच देकर, उनकी हेल्थ इश्यूज में हेल्प कर उनको किसी गलत डायरेक्शन की तरफ मोड़ा जा सकता है और इसी तरीके से लोगों को भड़काया जाता है। क्लियर। सही है गलत है, किसी के लिए सही किसी के लिए गलत। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी एक्सट्रीमिस्ट स्टेप लिया जाएगा तो वहाँ वायलेंस होगा और जब वहाँ वायलेंस होगा तो ऑब्वियसली इनोसेंट पीपल विल ऑल्सो बी ड्रैग्ड इनटू दिस व्हिच इज नॉट गुड एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन विल ऑल्सो बी इनटू द क्वेश्चन। राइट। नेक्स्ट है गलिबल टारगेट्स। गलिबल टारगेट्स का पहले मतलब देख लीजिए। गलिबल टारगेट्स हैं जो लोग वीक हैं, ईजी टारगेट हैं एंड जो लोगों को इजीली हम कह सकते हैं कि भड़काया जा सकता है। नेक्स्ट लाइट्स का अगर एग्जांपल है तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से विलेजेस में जाते हैं, वहाँ बहुत गरीबी होती है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा है, तो वो जाकर वहाँ पर नुक्कड़ नाटक करते हैं, स्ट्रीट शोज़ करते हैं, स्ट्रीट प्लेस करते हैं और वहाँ जाकर लोगों को बताते हैं कि किस तरह से वो उनके लिए लड़ रहे हैं। ये बात दूसरी है कि उनका अल्टीमेट एम पॉलिटिकल पावर गेन करना है, लेकिन लोगों को वो इसी तरह से बताते हैं कि हम आपके लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर लो, और इन बातों से इन्फ्लुएंस होकर लोग उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। जस्ट बिकॉज लोकल पीपल का वहाँ उनको सपोर्ट होता है, दे फ्लरिश मोर एंड एक्सट्रीमिज्म फैलेगा। ये हो गए गलिबल टारगेट्स। और अल्टीमेटली पाकिस्तान का भी इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी जो आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये भी किसी ना किसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करती है। जेएनके में ये चीज़ देखी गई है और इस तरह से ईजी लोकल टारगेट्स ढूंढे जाते हैं जो गवर्नमेंट से परेशान हो, क्योंकि जब वो गवर्नमेंट से परेशान होंगे तो ये लोग उन लोगों को भड़का सकते हैं, ईजिली उनको प्रमोट कर सकते हैं और एक्सट्रीम स्टेप उठाने पर मजबूर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये तो थे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। अब हम देखते हैं रूट कॉजेज क्या है। एक्जैक्टली जो कॉजेज हैं वो हमारी कंट्री के विदिन ही हैं। अगर हम उन कॉजेज को अपनी विदिन द कंट्री टैकल कर लें तो बाहर के किसी स्टेट एक्टर की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो हमें भड़का दे।
या हमारे लोगों को भड़का दे। सबसे पहला पॉइंट देखिए, जल, जंगल और जमीन। ये जार्गन जो है बहुत ही कॉमनली यूज होता है। एग्जाम में क्या होगा कि ये जार्गन बहुत से स्टूडेंट्स लिख कर आएंगे। अगर एग्जामिनर को मल्टीपल कॉपीज में जार्गन दिखता है और फिर आपकी कॉपी में मिसिंग होता है तो दैट मीन्स इट लीव्स अ नेगेटिव इंपैक्ट, मतलब आपको लिखकर आना ही है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ही नई है और बहुत ही यूनिक है। मल्टीपल जगह पर आपको इस तरीके के जार्गन्स मिल जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन है और स्टूडेंट्स अपने आंसर्स में इस तरीके के जार्गन्स यूज करते हैं, तो प्लीज आप भी करिए। अब जल, जंगल और जमीन की बात हो रही है तो जल मतलब पानी, जंगल मतलब फॉरेस्ट और जमीन मतलब लैंड। अब किसी ट्राइबल आदमी की बात करें, लेट्स टेक अ ट्राइबल मैन। इसके पास क्या है? पानी है, फॉरेस्ट है और लैंड है। यही वो बेसिक चीजें हैं जिस पर वो जिंदा है। अब हुआ क्या है कि गवर्नमेंट आजादी के बाद लैंड सीलिंग लॉज लाई थी, मतलब एक आदमी लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड ही रख सकता है और अगर बची हुई लैंड है तो उसको गवर्नमेंट को देनी होगी। पर इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सी ऐसी जगह थी जहां पर लैंड सीलिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाई। ये हम अलग से किसी टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि जब इस तरह से लैंड सीलिंग के लॉज का इवेशन हुआ तो लोगों को जो जमीन मिलनी चाहिए थी आजादी के बाद, या गवर्नमेंट ने जो चीजें प्रॉमिस करी वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाया। जब ऐसा होगा तो फिर अगेन प्रॉब्लम होगी, लोगों के अंदर रिसेंटमेंट आएगा। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी लैंड्स भी थी जिसको एंक्रोच किया, एंक्रोच करने के साथ ही लोगों को वहां से हटाया गया, उनका रिहैबिलिटेशन प्रॉपर नहीं हुआ एंड उनके अंदर फिर एक गुस्सा आया कि हमारी जमीन, हमारी जगह हमें ही हटाया जा रहा है। क्लियर? और उसके अगेंस्ट हमें कंपनसेशन भी वो नहीं दिया गया जो हमें प्रॉमिस किया गया था। एक बात तो हम ये जानते ही हैं कि ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट के ऊपर कब्जा करना शुरू किया था और ब्रिटिशर्स ने उसकी मोनोपोली भी शुरू कर दी थी। उसकी वजह से जो एज ओल्ड ट्राइबल फॉरेस्ट रिलेशनशिप है वो वैसे भी मेंटेन नहीं हो पाई है। तो इसका कारण कहीं ना कहीं फॉरेस्ट लॉज लाने का कारण कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। और वहां से क्या हुआ, आजादी के बाद भी बहुत से ऐसे रीजन थे, रिमोट एरियाज थे जहां गवर्नमेंट रीच अपना नहीं ला पाई और बहुत से लोगों को बहुत प्रॉब्लम, बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ। तो इस तरीके के ट्राइबल लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता एंड वो सोचते हैं कि अगर अब कुछ लेना है तो हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें लड़ना पड़ेगा, अपनी खुद की सरकार बनानी पड़ेगी। एंड ऐसा करने के लिए उनके पास एक ही तरीका बचता है, दैट इज वायलेंस, बिकॉज नोबडी इज देयर टू लिसन टू देम। तो डेवलपमेंट डेफिसिट है। ये समझ में आता है कि अगर उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, अगर उन लोगों को इस तरह से इकोनॉमिक उनका अपलिफ्टमेंट हो कि पॉवर्टी कम कर दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट जो हमारी कंट्री में है उसको प्रमोट किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, हेल्थ फैसिलिटीज दी जाए, तो वैसा क्यों करेंगे? लेकिन ये सब तो लैकिंग है। तो ये क्या बन जाएगा? एक रूट कॉज बन जाएगा एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट होने का, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बेसिक चीजें भी उनको अवेलेबल आज भी नहीं है। ठीक है, दो गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स, वो भी हम देखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग क्या है कि आज भी इन चीजों के लिए तरस रहे हैं। नेक्स्ट है गवर्नेंस का डेफिसिट। अच्छा, गवर्नमेंट का डेफिसिट अलग हो गया, डेवलपमेंट का डेफिसिट अलग है, लेकिन गवर्नेंस मतलब जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट में लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई। पुलिस पर्सनल को ये बताया ही नहीं गया कि आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग या जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ कैसे पेश आना है, उनके साथ क्या सेंसिटिव होना चाहिए, क्या उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, या बस हम उनको पकड़ें और हम लॉकअप में टॉर्चर करें, उनका कस्टोडियल टॉर्चर करें? नो। ठीक है, दे आर समटाइम्स इनकॉम्पिटेंट, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉज एंड दे आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग पीपल फॉर देयर ओन बेनिफिट। मिसमैनेजमेंट है और करप्शन भी है। इनफैक्ट करप्शन इंडेक्स में, जो आपको पता होगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडिया की रैंक 86 है 180 में, 180 कंट्रीज में। तो आप ये देख सकते हैं कि करप्शन कितना ज़्यादा एंग्रोज है हमारी कंट्री में। क्लियर? और फिर जो लॉज बनते हैं उनका इंप्लीमेंटेशन भी नहीं होता है। तो अल्टीमेटली गवर्नेंस डेफिसिट एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों के अंदर एक्सट्रीमिस्ट भावना आ जाती है और वो हथियार उठा लेते हैं। और सोशल एक्सक्लूजन, अगर मान लीजिए किसी एक ग्रुप ने अपने हथियार गवर्नमेंट के आगे डाल दिए तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हाँ, आप हमें हथियार दे दीजिए, आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर आ जाइए, हम आपको नौकरी देंगे, आप तरक्की करेंगे, आपके बच्चे एजुकेशन लेंगे। लोग कहते हैं कि ठीक है, हमने भी बहुत टाइम गोलियां चला ली, अब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के आगे क्या करते हैं, हम सरेंडर करते हैं। भाई वो तो सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम सोसाइटी उनको एक्सेप्ट ही नहीं करती। वो आज भी यही मानती है कि भाई नहीं, आप तो एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप तो वायलेंस कर चुके हैं, आपने तो इतनी किलिंग्स करी हुई हैं, एंड दे आर नॉट कनेक्टेड विद द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। और उनके अंदर क्या आता है, एक डिस्कनेक्ट आता है एंड अल्टीमेटली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो दोबारा हथियार उठा लेते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत लोग जगह देखी गई है कि गवर्नमेंट भी वादे करती है बट वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाती। क्लियर? अब डिसकंटेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो उन तक पहुंच नहीं रही, गवर्नमेंट बीच में करप्शन कर रही है, गवर्नमेंट के लोग ट्रेन नहीं है, अल्टीमेटली इट कॉजेज डिसकंटेंट। बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो ह्यूमन राइट वॉलेशन भी करते हैं, वुमेन के साथ, लेडीज के साथ, गर्ल्स के साथ, बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा जातियां होती हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं जहां पुलिस पर्सनल बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं विच इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी एंड दे फील दैट देयर लाइफ, देयर डिग्निटी ऑफ देयर लाइफ इज अब्यूज्ड एंड देन दे फाइंड नो अदर ऑप्शन टू जस्ट टेक आर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नेंस इशू। गवर्नेंस इशू एंड गवर्नेंस डेफिसिट आप एक साथ भी लिख सकते हैं। इट इज जस्ट दैट कि जो डेली रूटीन है एडमिनिस्ट्रेशन का वो लैक कर रहा है, इट इज जस्ट इनकॉम्पिटेंसी, सिमिलर काइंड ऑफ अ पॉइंट, एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज प्रॉपर नहीं है। एक एग्जांपल अगर हम देखें तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट्स भी जो थे पहले के, वहां पर ट्राइबल एरिया में लोगों को उनकी जगह से निकाल दिया गया था, और अगर किसी एक्ट में ये बोला भी गया कि उनके पास कुछ फैसिलिटीज हैं तो उसका इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ एंड अल्टीमेटली उसका रीजन करप्शन है। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड समवेयर। यू जस्ट टेक केयर ऑफ दीज 4 पॉइंट्स बेसिकली, 1, 2, 3 एंड 4 एंड यू कैन मेक अ गुड आंसर आउट ऑफ इट। ओके, अब देखते हैं इंपैक्ट क्या है। भाई एक्सट्रीमिज्म तो है, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या है? वायलेंस तो है किसी भी रीजन की वजह से, रिलीजन हो, चाहे नेक्सलिज्म हो, चाहे टेररिज्म हो, और या फिर इंसर्जेंसी हो, कोई रिबेलियन हो, कोई भी रीजन हो, अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है सिक्योरिटी थ्रेट। हमारी कंट्री में, सोसाइटी में सिक्योरिटी के इश्यूज आ जाएंगे। जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी तो ऑब्वियस सी बात है एक टर्मोइल क्रिएट होगा। अगर हम देखें तो इस तरीके की खबरें, ये तो 2021 की न्यूज़ है, इनफैक्ट अप्रैल की, इस तरीके की न्यूज़ हमारे सामने हमेशा कहीं ना कहीं आती रहती है, और किस तरह से अटैक होता है, नक्सलाइट्स अटैक करते हैं एंड हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी कहीं ना कहीं सिक्योर फील नहीं करते। तो ये सिक्योरिटी थ्रेट जो है ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा कंट्री के लिए। जब भी सिक्योरिटी थ्रेट आएगा तो उसके साथ आएगा सोशल इंपैक्ट। सोशल इंपैक्ट मतलब लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, ब्रीच होंगे, उनके ह्यूमन राइट्स ब्रीच होंगे, लोगों के अंदर एक डर रहेगा, और सोसाइटी क्या करेगी, डेवलपमेंट उसमें रुक जाएगा। अगर डेवलपमेंट रुक जाएगा तो क्या सोसाइटी ग्रो करेगी? बिल्कुल भी नहीं, राइट? एंड अल्टीमेटली इट विल क्रिएट साइकोलॉजिकल इंपैक्ट एज वेल। लोग एक डर में जिएंगे, उनके अंदर एक ट्रॉमा रहेगा सिटीजंस के अंदर कि कभी भी कोई भी अटैक कहीं ना कहीं से हो सकता है, एंड इस तरह से लोग अगर बंदूक लेकर के आपके घर के आसपास घूमेंगे, सो यू विल नॉट बी एबल टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इंपैक्ट। नक्सलाइट्स क्या करते हैं, नक्सलिज्म को प्रमोट करने के लिए पॉवर्टी का मेंटेन होना जरूरी है। ये बात बड़ी सोचने की है कि जब तक पॉवर्टी है कंट्री में नक्सलिज्म ग्रो करता रहेगा, क्योंकि वो पुअर लोगों को ही तो बोलता है हम आपके लिए लड़ रहे हैं। अब जब पॉवर्टी खत्म हो जाएगी तो वो लड़ेंगे किसके लिए, राइट? तो वो डेवलपमेंट नहीं होने देते। उनको सरकार की तरफ से इतना गुस्सा होता है, सरकार के लिए इतना गुस्सा होता है कि वो डेवलपमेंट पर रोक लगा देते हैं। अब सरकार इतनी कोशिश करती है, मेहनत करती है, टेंडर देती है कि कोई एक रोड नक्सल एरिया में बनी या कोई एक प्रोजेक्ट नक्सल एरिया में प्रमोट हो, बट ये लोग क्या करते हैं, आकर के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं। अब जब वो ऐसा कर रहे हैं, जैसे यहाँ सड़क तोड़ दी, कोई एक सोलर पावर प्लांट लग रहा था वो हटा दिया, कोई एक फैक्ट्री लगनी थी वो नहीं लगनी थी, एक्सटॉर्शन हो रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा, वर्कर्स को भगा दिया गया, कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, नुकसान तो हुआ ना इकोनॉमी का। अगर ऐसा होगा तो इकोनॉमिक लॉस हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा होगा, और यही कारण है कि नक्सलाइट एरियाज क्या हो रहे हैं, वो डेवलप नहीं कर पा रहे। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी। अगर लोकल लेवल पर पॉलिटिक्स डिस्टर्ब है तो फिर ऑब्वियस सी बात है ना कि एक इनस्टेबल एनवायरमेंट क्रिएट होगा पूरी कंट्री में। डेमोक्रेसी इस तरह से प्रमोट हो नहीं पाएगी। और अगर हम नक्सलिज्म की बात करें तो वो तो कम्युनिज्म प्रमोट करना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि स्टेट इलेक्शन भी ना करवाए, हम बंदूक की नोक पर पॉलिटिकल पावर लेकर रहेंगे, बाद में देखेंगे कि वो सोसाइटी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, पहले हमें पावर तो मिले। क्लियर? तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगी, हमारी कंट्री के बेसिक डेमोक्रेसी वाले स्ट्रक्चर्स हिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोग्राफिक लॉस। हमारा कंट्री यूथफुल है, जो पॉपुलेशन मैक्सिमम है वो 25 ईयर से लेकर 50 ईयर्स के बीच में है। लेकिन अगर हमारा यूथ इस तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटी, वायलेंट एक्टिविटी, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया तो क्या हमारे डेमोग्राफिकल लॉस नहीं हुआ? एक्जैक्टली। तो कंट्री हमारा डेवलप कैसे कर पाएगा? ऐसा बोला जाता है कि नेक्स्ट 20 ईयर्स हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी डेमोग्राफी आज है वो शिफ्ट कर जाएगी एंड इट विल बी ओल्डर। तो आज हमारी कंट्री को बनाना है, क्योंकि आने वाले समय में द ओल्डर पॉपुलेशन विल बी मोर इन कंपैरिजन टू द यूथ टुडे। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज इंपैक्ट ऑन टूरिज्म। जब किसी एरिया में वायलेंस रहेगा, जब किसी एरिया में एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, तो वहाँ टूरिस्ट आएंगे ही क्यों? दे विल नेवर कम देयर। और जब टूरिज्म प्रमोट नहीं होगा तो इकोनॉमी भी उस एरिया की प्रमोट नहीं होगी, लोगों को वो काम जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, राइट? तो अब तक हमने क्या देखा है कि एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, एक्सट्रीमिज्म के वेरियस फॉर्म्स क्या क्या है, एक्सट्रीमिज्म के वेरियस फॉर्म्स में डिफरेंसेस क्या क्या है। इसके बाद हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस एक्सट्रीमिज्म के प्रमोट होने में एंड कॉजेस क्या क्या हैं। इसके बाद हमने उसका इंपैक्ट देखा कि एक्सट्रीमिज्म का इंपैक्ट क्या होगा। लेकिन अब हमें जानना है कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला पॉइंट है स्प्रेड द अवेयरनेस। अगर लोगों के अंदर वो अवेयरनेस लाई जाए कि नहीं, यू आर द पार्ट ऑफ द कंट्री, आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बनाया जाता है, आपको हम जो है सोसाइटी के साथ जोड़ने के काम करते हैं, आप हमारे ही लोग हैं, तो वो लोग कभी भी भटकेंगे क्यों? लेकिन यहाँ पर रोल आता है सिविक सोसाइटी का। सिविक सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ। अब सिविक सोसाइटी क्या होता है? ये बेसिकली एनजीओ ग्रुप्स होते हैं जो आपने सुने होंगे, या फिर किसी तरीके के चैरिटेबल ग्रुप्स होते हैं। कभी कभी ये ग्रुप स्टेट के भी होते हैं, ठीक है, स्टेट प्रमोटेड। ये सिविक सोसाइटी वाले लोग प्रमोट कर सकते हैं, उन लोगों से बात कर सकते हैं कि भाई आपके फायदे की ही बातें हो रही हैं, सरकार की नहीं सुन रहे, कम से कम हमारी तो सुनो, हम तो आपके फायदे के लिए आए हैं। सिविक सोसाइटी को गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, राइट? नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर कंट्री में एम्प्लॉयमेंट होगा यूथ के पास तो ऑब्वियस सी बात है उसका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा, और जब वो इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करेगा तो अल्टीमेटली उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा और वो वायलेंस और एक्सट्रीमिज्म का बात चूज बिल्कुल नहीं करेगा। देन इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड। तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, स्किल इंडिया, कौशल विकास योजना एंड स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो आप इस तरीके के पॉइंट्स अपने आंसर में लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा। देन क्रेडिबल इंटरमीडियरीज। अगर कुछ ऐसे लोग हों जो एक डायलॉग प्रमोट करें, किसके बीच में? अगर हम बात करते हैं कि इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं और उनको लोकल लोगों का सपोर्ट है, तो गवर्नमेंट और उन लोकल लोगों के बीच में डायलॉग प्रमोट करने के लिए कुछ इंटरमीडियरीज हों और वो उन्हें बताएं कि क्या उनका फायदा है और क्या उनका नुकसान है। इट इज जस्ट लाइक स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड यूजिंग द सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी अपने आप में एक क्रेडिबल इंटरमीडियरी हो सकता है, कोई भी सोसाइटी, राइट? देन अल्टीमेटली इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। अल्टीमेटली हमें अपने यूथ को डी रेडिकलाइज भी करना है। अगर हमारा यूथ भटक गया है, अगर वो स्टोन पेडलिंग कर रहा है, तो हमें उसे ये बताना है कि नहीं, कोई बात नहीं, आपके लिए काम है, आपकी हम क्या करेंगे कि स्किल डेवलप करेंगे। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कौन सा प्रोग्राम लाई? उड़ान प्रोग्राम लाई। ये प्रोग्राम क्या करती है? इंडस्ट्री इनिशिएटिव है जम्मू एंड कश्मीर में और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है। तो एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए उनको जो स्किल चाहिए उसकी क्या देती है? ट्रेनिंग देती है। अगर लोगों को बोला जाएगा कि आपको हम ट्रेन कराएंगे, स्किल आपकी डेवलप करेंगे, आपको जॉब मिलेगी, तो अल्टीमेटली वो लोग सही रास्ते पर आ सकेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीजियस लीडर्स पार्टिसिपेशन। किसी भी तरीके के रिलीजियस लीडर्स जो इस तरीके के अपनी स्पीचेस देते हैं विच इज हेटफुल, उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो लोग भी अगर सोसाइटी में सामने आते हैं और अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, तो ऐसे लीडर्स का पार्टिसिपेशन अगर एक्सट्रीमिज्म को हटाने के लिए किया जाए तो वो बहुत ही यूजफुल होगा। एटलीस्ट लोग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाएंगे, रेडिकलिस्ट नहीं बन जाएंगे। क्लियर? रिलीजियस लीडर्स का यहाँ बहुत बड़ा रोल है कि वायलेंस वाले पाथ पर जाने से लोगों को रोके और ये बताएं कि कोई भी रिलीजन वायलेंस को प्रमोट नहीं करता है। नेक्स्ट है सोशो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट। अगर हमने ट्राइबल्स की बात करी थी तो ट्राइबल्स के रिस्पेक्ट में सोशो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट की स्कीम देखिए आप, वन धन स्कीम। ये वन धन स्कीम आपको जरूर अपने एग्जाम में लिखनी चाहिए कहीं ना कहीं। ये इनिशिएटिव ट्राइबल लोगों के लिए है और इसमें फीचर क्या होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगे और उन ग्रुप्स को गैदर करेंगे, गैदर करके उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उन्हें कैपिटल भी दी जाएगी। प्राइवेट पब्लिक मॉडल के तहत इन लोगों को क्या करा जाएगा? एक साथ जोड़ा जाएगा। किसके साथ? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ मार्केट को जोड़ा जाएगा। अब मान लीजिए कि ये कुछ सेल करते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट ले लेते हैं कोई भी, अब मान लो हनी ले लो, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं? हनी को पैक करेंगे, बट ऑब्वियसली बात है ये जो हनी पैक करेंगे आप मार्केट में जाके लोगे नहीं, क्योंकि आप बोलोगे इसकी पैकिंग इतनी गंदी सी है, मैं क्यों लूँ? ये होगा अच्छा तो होगा, मैं तो दूसरी कंपनी का लूंगा जिसकी पैकिंग बहुत फैंसी है। सो एज अ कंज्यूमर यू माइट नॉट टेक दीज प्रोडक्ट्स। हम क्लस्टर्स बनाएंगे इन लोगों के और क्लस्टर्स बना करके इनको ट्रेनिंग देंगे और इनके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। प्रमोट करने के लिए हम प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग भी करेंगे और प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी करेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ केंद्र बनाने होंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या करेगा? कुछ ऐसे सेटअप बनाएगा जिसे बोला गया वन धन विकास केंद्र, और ये हर रीजन में एक एक केंद्र बनाया जाएगा जहां पर ये प्रोडक्ट का एसिमुलेशन, प्राइमरी प्रोसेसिंग होगी। और जब ऐसा होगा तो फिर उसे मार्केट में सेल करा जाएगा। अब इससे जो भी पैसा आएगा वो पैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो ट्राइबल लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। तो इस तरीके के
सिस्टम से क्या होगा कि जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं, जो भी ट्राइबल लोगों के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो मार्केट में एक्सेसिबल होंगे लोगों को, और लोगों के लिए भी अच्छा है क्योंकि हनी जब प्योर मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, तो लोगों के लिए भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इन लोगों को भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी में भी इनकी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन ट्राइबल लोगों के लिए एक रेजिडेंशियल स्कूल मॉडल बनाया गया, एकलव्य मॉडल। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल को अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। आप सीधे लिख सकते हैं वंदन स्कीम, एक लाइन में इसका इनिशिएटिव लिखिए किन लोगों के लिए है, एकलव्य मॉडल स्कूल। सो दिस शोज सम क्रेडिबिलिटी इन योर आंसर, दिस शोज दैट यू आर वेल अवेयर स्टूडेंट। नेक्स्ट इज एंश्योरिंग कि उनके ह्यूमन राइट्स ब्रीच ना हो, मतलब हम कैपेसिटी इंक्रीज करें जुडिशरी की और सिक्योरिटी एजेंसीज की, कि प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस हो, प्रॉपर सिक्योरिटी एजेंसीज की ट्रेनिंग हो, कि इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए कि उन्हें सेंसिटाइज किया जाए कि वो ट्राइबल लोगों के साथ या ऐसे लोगों के साथ जो पुअर हैं या जो वल्नरेबल हैं सोसाइटी में, उनके साथ भेदभाव नहीं करें, राइट। और जब ऐसा नहीं होगा तो उनके अंदर एक गुस्सा नहीं आएगा लोगों के अंदर, और एटलीस्ट स्टेट के अगेंस्ट नहीं होंगे। उन्हें कोई भड़काएगा भी तब भी वो कह सकते हैं कि नहीं, एटलीस्ट मेरे फंडामेंटल राइट्स ब्रीच नहीं हुए हैं, मेरे ह्यूमन राइट्स ब्रीच नहीं हुए हैं। क्लियर। इवन इफ उसने क्राइम भी किया है, उसके बाद भी, क्राइम करने के बाद भी उसको पूरा हक है कि वो प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू जाए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज प्रॉपर फंक्शनिंग करती हैं, अगर करप्शन को मिटाती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। जो भी एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पावर दी जाए कि वो अपने आप को इस तरह से आगे प्रमोट करें कि गवर्नमेंट के अंदर करप्शन को कम कराया जा सके, राइट। जो भी सिविक सोसाइटीज़ हैं, सिविक बॉडीज़ हैं, उन सबको भी वो पावर दी जाए। सोशल ऑडिट किए जाए जिससे लोगों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आए कि येस एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। उन्हें अवेयर किया जाए कि आरटीआई एक्ट क्या है, अगर उन्हें कोई जानकारी चाहिए तो वो इस आरटीआई एक्ट के थ्रू जानकारी भी ले सकते हैं, इंस्टीड कि वो किसी XYZ आदमी के कहने पर एक्सट्रीमिस्ट पाथ को चूज करें, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंप्रूविंग द वुमेन पार्टिसिपेशन। अगर वुमेन पार्टिसिपेट करती है तो उस रीजन में ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वहाँ लोकल वुमेन को प्रमोट किया जाए, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जाए, तो ऑब्वियस बात है उनका सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सकता है। इस तरीके से एग्जांपल्स न्यूज़ में हमें आते रहते हैं। सो आप इस एग्जांपल को डायरेक्टली यूज करें या ना करें, एटलीस्ट वुमेन इंपावरमेंट एंड वुमेन पार्टिसिपेशन जरूर लिखें। इसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं जेंडर गैप रिपोर्ट, जो रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है 2021 की, इस रिपोर्ट का ये कहना है कि इंडिया 140th नंबर पे है 156 में से। ये इंडिया की रैंक है। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया ऑलरेडी कितना पुअर है जेंडर गैप में। वहीं अगर वो जेंडर गैप इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम के साथ आप जोड़ दो और ये देखो कि वुमेन इसमें भी कितना पीछे हैं, तो उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वहाँ आता है ये पॉइंट कि उनको एम्पावर किया जाए कि एटलीस्ट उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो, एटलीस्ट वो एक डिग्निफाइड लाइफ जिए। क्लियर। और ये सब होगा जब उनका सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। मलाला जो 2014 में नोबेल पीस प्राइज विनर है, उनकी अगर एक लाइन देखें तो ये ऐसी है कि अगर सबसे अच्छा तरीका ढूंढना है एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म से लड़ने का, तो सबसे आसान तरीका है एजुकेट करा जाए अगली जनरेशन को। ये लाइन बहुत अच्छी है, इस लाइन को आप अपने किसी भी आंसर में कभी चाहें तो यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर।